हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री सेकंड पेपर का जो फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टू पार्ट्स में हमने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। और जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि सामान्यतया जो प्रोटॉन है वो किस चुंबकीय तीव्रता पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर या रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। और उसमें परिरक्षण या विपरिरक्षण होता है, शील्डिंग या डीशील्डिंग होता है, क्योंकि इस प्रोटॉन जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो जब सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी सर्कुलर मूवमेंट करते हैं और वो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे रासायनिक शिफ्ट का मान जो है वो प्रभावित होता है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है इफेक्ट होती है। और उसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम उसमें जो स्टैंडर्ड यौगिक या संदर्भ यौगिक है वो टेट्रा मेथिलसिलेन लेते हैं। और इसमें क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो होती है तो इसमें जो प्रोटॉन का शील्डिंग होता है और वो मैक्सिमम होता है और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम चुंबकीय क्षेत्र पर होगा। और इसके लिए हम जो शिफ्ट की वैल्यू जो है वो 0 ppm मानते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। और इस टीएमएस सिग्नल को, टेट्रामिथाइल सिलेन के सिग्नल को स्टैंडर्ड मानकर और इसके रिलेटिव हम किसी भी प्रोटॉन के रासायनिक शिफ्ट का मान जो है वो ज्ञात करते हैं। अब इसमें शील्डिंग और डीशील्डिंग और उससे इफेक्ट होने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि रासायनिक शिफ्ट को या केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं, वो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। जैसा कि इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से परिरक्षण होता है और किस तरह से विपरिरक्षण होता है। उसमें कुछ कारक हैं जो कि शील्डिंग और डीशील्डिंग को प्रभावित करते हैं। वो अभी हम डिटेल में 4-5 पॉइंट्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं समराइज कर देता हूं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कोई प्रोटॉन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां पर कोई ऐसा समूह Y है जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो ये समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप विल अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन Y बॉन्ड। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो अब ये क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के भी इसको इलेक्ट्रॉन को यहां पर शिफ्ट करेगा। और इससे क्या होगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो इस केस में ये माना जाता है कि जो प्रोटॉन है उसका डी शील्डिंग हो जाता है, विपरिरक्षण हो जाता है। परंतु इसमें कोई ऐसा जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन पर इस केस में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगी। तो अब इस केस में जो है वो प्रोटॉन जो है वो शील्डेड प्रोटॉन कहलाता है, उसका परिरक्षण हो जाता है। तो इस तरह से परिरक्षण या विपरिरक्षण हो जाता है और उसमें डाउन फील्ड और अप फील्ड शिफ्ट होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें डाउन फील्ड शिफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में डेल्टा वैल्यू शिफ्ट होती है। और यदि इसमें परिरक्षण हो रहा है, शील्डिंग हो रहा है, तो उसमें अप फील्ड शिफ्ट होती है डेल्टा वैल्यू, जो कि राइट साइड में शिफ्ट होती है, जो कि 0 के आसपास होती है। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशली पाई इलेक्ट्रॉन टू नियरबाई न्यूक्लियाई जनरेट्स फील्ड दैट कैन आइदर अपोज और स्ट्रॉन्ग द फील्ड ऑन प्रोटॉन। जब पाई इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित है, पाई बॉन्ड के रूप में पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है,
तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन्स का परिरक्षण भी कर सकते हैं, विपरिरक्षण भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है उसमें इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है और प्रोटॉन की पोजीशन जो है वो किस तरह की है। उसमें एक पार्ट जो है उसको शील्ड करता है, दूसरा पार्ट उसको डीशील्ड करता है, और इसको एनाइसोट्रोपी इफेक्ट कहा जाता है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। If magnetic field is opposes applied magnetic field on proton, that proton is said to be shielded proton. यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, तो इसका मतलब वो प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, शील्डेड प्रोटॉन होता है। And if field strongs the applied field, then proton feels high magnetic field strength, and such proton is called as de-shielded proton. यदि वो प्रोटॉन वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देता है, तो इसका मतलब इस प्रकार के प्रोटॉन जो है वो विपरिरक्षित कहलाते हैं, डी-शील्डेड प्रोटॉन कहलाते हैं। So shielded proton shift absorption signal to right side of field. राइट साइड में जो है प्रोटॉन का शिफ्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। एंड डी शील्डेड प्रोटोन शिफ्ट एब्जॉर्प्शन सिग्नल टू लेफ्ट साइड। ये शील्डेड प्रोटोन है जो कि परिरक्षित हैं, और डी शील्डेड जो है वो एब्जॉर्प्शन सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और इसको हम डाउनफील्ड शिफ्ट कहते हैं। तो शील्डेड प्रोटोन जो है वो राइट साइड में डेल्टा वैल्यू को शिफ्ट करते हैं, और डी शील्डेड प्रोटोन जो है वो लेफ्ट साइड में या डाउनफील्ड की तरफ जो है वो एब्जॉर्प्शन पीक को शिफ्ट करते हैं। So electric environment surrounding proton tells us where proton is absorption in spectrum. तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो ये बताता है कि किस पोजीशन पर वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा स्पेक्ट्रम में। The electrons around the proton creates a magnetic field that opposes the applied field. Since this reduces the field experienced at the nucleus, the electrons are said to शील्ड द प्रोटॉन। जैसा कि इसमें डिस्कस किया कि जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी क्योंकि सर्कुलर मोशन में है, तो इसलिए वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, दे एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन को उसने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया है, परिरक्षित कर दिया है। Shielded or upfield, higher electron density requires a stronger field for resonance. जो अपफील्ड शिफ्ट है जिसमें शील्डिंग होता है, परिरक्षण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अधिक होती है, एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग फील्ड फॉर रेजोनेंस। जबकि डी शील्डिंग या विपरिरक्षण या डाउनफील्ड शिफ्ट में क्या होता है, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, विच रिक्वायर्स ए वीकर फील्ड फॉर रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस स्थिति के लिए वीकर फील्ड रिक्वायर्ड है, और इसलिए इसमें डाउन फील्ड शिफ्ट होता है। अब इसमें केमिकल शिफ्ट जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसमें मुख्य रूप से है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, किस प्रकार का संकरण है, जैसे हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन जो है sp3 संकरित भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp संकरित भी हो सकता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड जब उपस्थित होता है तो उसके इसमें होता है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है इस केमिकल शिफ्ट के मान को प्रभावित करती है। और एक और फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, वंडरवॉल डीशील्डिंग भी होता है, उसका भी एक सिंपल एग्जांपल लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें। अब जैसा कि डिस्कस पहले भी किया था, ये सपोज प्रोटॉन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम G। अब इस G की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर इट मे बी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इट मे बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग।
ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी भी हो सकता है, यानी कि माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी भी हो सकता है, यानी कि प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह हो सकता है। माइनस आई में हेलो ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ओएच इत्यादि, और प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप में एल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसमें मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये केमिकल शिफ्ट के मान को प्रभावित कर सकता है। अब किस तरह से, जैसे डिस्कस किया, यदि माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, इसका मतलब इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब द एटम और ग्रुप हैविंग माइनस आई इफेक्ट that will reduce the electron density around the proton। ये क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है तो यहां से भी ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन एंड देयरफॉर इट विल रिजल्ट इन द डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन। इसमें प्रोटोन का डी शील्डिंग होगा, यानी कि डाउन फील्ड शिफ्ट जो है इसमें होता है। कब? जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट है। But at the same time when electron releasing group is present, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो दिस टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन। ये प्रोटोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा एंड दैट विल रिजल्ट इन द शील्डिंग ऑफ द प्रोटोन। यहां पर डी शील्डिंग हो रहा है, जबकि यहां पर शील्डिंग ऑफ प्रोटोन विल टेक प्लेस, और इसमें जो है वो डेल्टा वैल्यू अपफील्ड शिफ्ट होता है, यानी कि डेल्टा वैल्यू जो है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स जीरो वैल्यू। अब इसमें मिथाइल प्रोटोन का अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें मिथाइल प्रोटोन का हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करें अलग अलग कंपाउंड के केस में, मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल एल्कोहल है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, सिंपल मेथेन है, और टेट्रा मिथाइल सिलेन है। अब इसमें जो CH3X के फॉर्म में हम इसको लें, तो यहां पर X जो हेटेरो एटम है, अलग अलग केस में यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन इटसेल्फ है, और यहाँ पर सिलिकॉन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यदि हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर हाइड्रोजन की, और सिलिकॉन की उससे भी कम है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इतने ही ज्यादा जो है टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट होंगे। तो हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, काफी डिक्रीज हो गई। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होगी एक्स की, उतना ही प्रोटोन का डी शील्डिंग ज्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही डाउनफील्ड शिफ्ट शो करेगा। इट मींस उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी ही हाई होगी। So higher the value of electronegativity, higher will be the de-shielding effect and higher will be the value of delta। जितना हेटेरो एटम का विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा है, विपरिरक्षण उतना ही ज्यादा होगा और डेल्टा का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसमें क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें डेल्टा वैल्यू सबसे ज्यादा है। और इसमें क्योंकि हेटेरो एटम सिलिकॉन जो X जो दे रखा है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली सबसे कम है, तो इसमें डेल्टा वैल्यू सबसे कम है, जिसको हम जीरो मान करके चलते हैं। ये मानक है, स्टैंडर्ड है। तो डी शील्डिंग इंक्रीजेस विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम X। X एटम के विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ने के साथ साथ विपरिरक्षण का मान बढ़ता जाता है और उसके साथ साथ डेल्टा का मान भी बढ़ता जाता है। अब हम ये केस लें, CH3 CH2Cl। अब इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, Ha और Hb। ये तीन प्रोटॉन आइडेंटिकल हैं, ये दो प्रोटॉन आइडेंटिकल हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो यहां पर ये क्लोरीन जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, इसका इस पर इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा,
इस पर इफेक्ट कम होगा, क्योंकि प्रेरक प्रभाव श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ। तो इस क्लोरीन का इस प्रोटोन पर इफेक्ट, इन दोनों प्रोटोन पर इफेक्ट ज्यादा है और इन तीनों प्रोटोन पर इफेक्ट रिलेटिवली कम होगा, यानी कि इसकी डी शील्डिंग ज्यादा होगी और इन वाले तीन प्रोटोन की डी शील्डिंग जो है या विपरीतक्षण जो है वो कम होगा। तो इसका मतलब इसका केमिकल शिफ्ट का मान अलग होगा और इन तीन जो इक्विवेलेंट प्रोटोन है, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन, उनके केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट का मान अलग होगा। HB proton are de-shielded because they are closer to the electronegative chlorine atom, so they will absorb downfield, यानी कि इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो रिलेटिवली ज्यादा होगी और इनकी डेल्टा वैल्यू जो है वो रिलेटिवली कम होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ती जाती है उसका प्रभाव कम होता जाता है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका डी शील्डिंग उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू जो है वो दूर जाने पर कम होती जाएगी। अब हम ये एग्जांपल लें, एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक तरफ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो दो प्रोटोन है ये ज्यादा विपरीक्षित होंगे, इनके डी शील्डिंग की वैल्यू ज्यादा होगी और इनकी डी शील्डिंग की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली कम होगी, तो इसलिए इसका डेल्टा वैल्यू रिलेटिवली हाई होगा, इसका डेल्टा वैल्यू रिलेटिवली कम होगा। अब हम फिर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, CH2Cl CHCl2। यहां पर दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, दोनों अपना -I प्रभाव दर्शा रहे हैं, यानी कि इस पर जो डी शील्डिंग वैल्यू है इस प्रोटोन पर वो रिलेटिवली ज्यादा होगी, तो इसका डेल्टा वैल्यू एज कंपेयर टू इन दो प्रोटोन के ज्यादा होगा, यानी कि इसका विपरीक्षण ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस प्रोटोन। क्यों? क्योंकि यहां पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव chlorine atoms are attached, so the larger number of electronegative chlorine 2 versus 1 de-shield HB more than HA, so it absorbs downfield from HA। HB का एब्जॉर्प्शन ज्यादा डाउनफील्ड होगा, यानी कि इसकी डेल्टा वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो इस तरह से प्रेरक प्रभाव जो है वो केमिकल शिफ्ट के मान को डिसाइड करता है, उस पर निर्भर करता है। अब हम कोई एग्जांपल लें जिसमें +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। यदि वो मिथाइल ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो, या इथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज हो रही है तो यानी कि इसमें शील्डिंग हो रहा है, तो इसमें जो शिफ्टिंग होगा वो अप फील्ड शिफ्टिंग होगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू जो है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड टुवर्ड्स 0 इसमें शिफ्ट होती है। ये इसमें फिर एग्जाम्पल शो कर रखा है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन डी शील्ड्स द प्रोटोन, दैट इज इट टेक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम कार्बन व्हिच इन टर्न टेक्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन, डी शील्डिंग द प्रोटोन। जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था इसमें क्लोरीन -I प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई, ये यहां से अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई, यानी कि इसमें डी शील्डिंग हो गया, विपरीक्षण हो गया। अब द इफेक्ट इंक्रीजेस विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ये मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 है, ये मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl है। अब इन तीनों में प्रोटोन के लिए हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखें तो यहां पर क्योंकि 3 क्लोरीन है, तीनों -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, तीनों का जो इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा, डी शील्डिंग इसमें मैक्सिमम होगी, तो इसलिए मैक्सिमम डाउनफील्ड शिफ्ट होगा, यानी कि इसमें डेल्टा वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, थोड़ा कम डी शील्डिंग होगा, डेल्टा वैल्यू थोड़ी कम होगी। यहाँ केवल एक ही क्लोरीन है, इसमें डी शील्डिंग और भी कम होगा, तो इसमें डेल्टा वैल्यू और भी कम होगी। अब इसमें ये डिस्टेंस के साथ क्या इफेक्ट होता है ये डेल्टा वैल्यू के साथ शो कर रखा है। यहाँ पर ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पर ये अल्फा,
तो यहां पर क्योंकि ब्रोमीन इस नियरेस्ट फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई है और इसी प्रोटोन को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो इस ब्रोमीन का इस अल्फा प्रोटोन पर जो डी शील्डिंग है वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू भी रिलेटिवली सबसे ज्यादा होगी। यहां पर डिस्टेंस बढ़ गई है, अल्फा के बाद बीटा पर आ गया है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, तो डी शील्डिंग भी रिलेटिवली कम होगी, तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो भी रिलेटिवली कम होगी। अब इसमें ये गामा पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव पोजीशन इसके हेटेरोएटम से और भी बढ़ गई है, तो इसका डी शील्डिंग सबसे कम होगा, लीस्ट डी शील्डिंग विल बी देयर, तो इसमें डाउनफील्ड शिफ्ट सबसे कम होगा, यानी कि डेल्टा वैल्यू इसकी सबसे कम होगी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स reduces electron density around the proton, that is d shielding occurs, विपरिरक्षण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्रोटॉन के अराउंड घटा देते हैं, अर्थात विपरिरक्षण करते हैं, यानी कि इसमें डेल्टा वैल्यू हाई होगी, डाउनफील्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, NO2 एटसेट्रा है। On the other hand, electron releasing groups increases electron density around the proton, that is shielding takes place। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो वो अराउंड प्रोटोन इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, यानी कि इसमें परिरक्षण या शील्डिंग होता है, तो इसमें अपफील्ड शिफ्ट होता है, यानी कि जो डेल्टा वैल्यू है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। और इसके लिए एग्जांपल जो है दे आर एल्काइल। Now, anisotropic effect, and this takes place due to the presence of पाई बॉन्ड। यदि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो मल्टीपल बॉन्ड जब होता है तो प्रेजेंट होते हैं, तो यदि मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तो उसमें एनाइसोट्रोपी इफेक्ट होता है। इसको भी अभी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Anisotropy effect constitute shielding and de-shielding effect on the proton because of induced magnetic field in other part of the molecule which operates through space। इसमें बेसिकली होता ये है कि जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सर्कुलेट करते हैं, और सर्कुलेट करने के कारण से दे विल क्रिएट ए ओन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा या उसको सपोर्ट करेगा। तो एक पर्टिकुलर पार्ट में वो डी शील्डिंग करता है, अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में शील्डिंग करता है, तो इस तरह का ये जो इफेक्ट है ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कहलाता है। For example, if a magnetic field is applied to a molecule having pi electron, these electrons begin to circulate at right angle to the direction of the applied field, thereby producing induced magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो सर्कुलेट करने लगते हैं, और सर्कुलेट करने के कारण से वो जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन है दे क्रिएट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। The effect of this field on the nearby proton has found to depend upon the orientation of the proton with respect to pi bond producing the induced field। अब इसमें जो नियर बाई प्रोटोन पर इन पाई इलेक्ट्रॉन के जो सर्कुलेशन से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या इफेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटोन विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में उस प्रोटोन का ओरिएंटेशन क्या है, और जो प्रोड्यूस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली उसका ओरिएंटेशन प्रोटोन का क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो शील्डिंग करेगा या डी शील्डिंग करेगा। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, दिस एनाइसोट्रोपी इज अपोजिट ऑफ दैट ऑफ आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपी का मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्मिटी, यानी कि सब जगह एक समान। तो ये सब जगह एक समान नहीं है, उसका अपोजिट है,
यानी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। कई जगह एक पार्ट में मॉलिक्यूल के वो शील्डिंग कर रहा है, अदर पार्ट में वो डी शील्डिंग कर रहा है, तो ये जो है ये एन आइसोट्रोपी कहलाती है। एंड फॉर डिफरेंट कंपाउंड दिस एन आइसोट्रोपी इज डिफरेंट एज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियाई। अलग अलग मॉलिक्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियाई है वो अलग अलग होता है। तो ये एन आइसोट्रोपी इफेक्ट भी अलग अलग मॉलिक्यूल में, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है। एंड सेकेंडली, the occurrence of shielding or de-shielding can be determined by the location of proton in the space। जो प्रोटॉन की स्पेस में क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली शील्डिंग डी शील्डिंग जो है वो निर्धारित होता है। तो इसलिए इस इफेक्ट को स्पेस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें बेंजीन की। बेंजीन के केस में क्या है, यहां पर बेंजीन जो है एज वी नो इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, और उस प्लेनर मॉलिक्यूल में ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। प्लेनर मॉलिक्यूल मींस ऑल द 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, और उस प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते हैं, उनको कहते हैं अविस्थानीकृत कहा जाता है। When a molecule of benzene is placed under the influence of applied magnetic field, इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, then it orients itself perpendicular to the applied field। ये अपने को उस अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर ओरिएंट कर देता है। और ये जो है यहाँ पर ग्रे कलर में सर्कुलेशन जो है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से, ये रेड कलर में सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं उसके सर्कुलेशन का डायरेक्शन दे रखा है। और ये जो ग्रे कलर या ब्लैक कलर की लाइंस है ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है विच इज जनरेटेड बाय सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं वो जो इंड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिंग करंट भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये डी शील्ड कर देते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन को। एरोमेटिक प्रोटॉन का डी शील्डिंग हो जाता है, बी परिरक्षण हो जाता है। इसलिए इसमें जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई आती है, अराउंड 7 to 8 ppm। इस फिगर में फिर ये शो कर रखा है कि इसमें ये जो ब्लू कलर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर रखा है, और ये ग्रीन कलर से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो साइड में बाहर की तरफ प्लेन में जो प्रोटॉन है ये वी परिरक्षित हो जाते हैं, डी शील्ड हो जाते हैं, और सेंटर में शील्डिंग रीजन है। ये जो सेंटर रीजन है ये शील्डिंग रीजन है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वी परिरक्षित होते हैं, इसलिए ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड है, और वी परिरक्षण के कारण इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई होती है। अब इसी तरह से हम एल्कीन और एल्काइन की बात करें। एल्कीन और एल्काइन में भी इस तरह से डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब एल्कीन्स में यहां पर ये इस तरह से शो कर रखा है। जब एल्कीन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या करता है, एल्कीन अपने आप को इससे इस तरह से अरेंज कर लेता है कि वो जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलेट करने लगते हैं, और उनके सर्कुलेट करने से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हमने इस फिगर में शो कर रखा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की पोजीशन है, और इसमें ग्रे कलर से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो शो कर रखा है। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है बाहर की तरफ ये इससे वी परिरक्षित हो जाते हैं, डी शील्ड हो जाते हैं, यानी कि इसमें भी जो डेल्टा वैल्यू है, जो ओलेफिनिक प्रोटॉन होता है या विनाइलिक प्रोटॉन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ
प्रोटॉन जुड़ा हुआ होता है, इसको हम विनाइलिक या ओलिफिनिक प्रोटॉन कहते हैं। तो ओलिफिनिक प्रोटॉन के लिए जो डेल्टा वैल्यू है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डी शील्डिंग, ये करीब 4 to 5 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। अब हम एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस के केस में क्या होता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि 2 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो जब मॉलिक्यूल को हम इस एल्काइन मॉलिक्यूल को इट इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ओरिएंट इटसेल्फ इन सच ए वे दैट मॉलिक्यूलर एक्सिस इज पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या था, इट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फील्ड, इस तरह से ये ओरिएंट हो जाता है। जबकि यहां पर एसिटिलीन में ये इस तरह से ओरिएंट हो जाता है कि ये जो है इट इज पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी इस तरह से ये जो ग्रे कलर की लाइन से जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको शो कर रखा है। तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है ये क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इसको पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट हो रहा है, तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है ये परिरक्षित हो जाते हैं, शील्डेड हो जाते हैं, यानी कि इस केस में जितनी वैल्यू जो डेल्टा की आनी चाहिए वो उससे कम होती है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो एसिटिलीन में डेल्टा वैल्यू या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो 2.5 ppm के आसपास होती है, जबकि थ्योरेटिकली ये काफी इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का जब सर्कुलेशन होता है तो वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को शील्ड कर देते हैं, परिरक्षित कर देते हैं। इसमें ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इस तरह से शो कर रखा है, और यहाँ पर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को इस ग्रीन कलर की लाइन से शो कर रखा है, और ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल उसको पैरेलल ओरिएंट कर रहा है, और यहाँ पर जो एसिटिलिनिक जो हाइड्रोजन है, ये एसिटिलिनिक हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं उनका परिरक्षण हो जाता है, यानी कि इसमें डेल्टा वैल्यू जो है रिलेटिवली कम हो जाती है। तो ये है एन आइसोट्रोप इफेक्ट, और वो कब होता है, जबकि मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसमें यदि हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड करने में ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उन पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन या चक्कर लगाने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का नियर बाय प्रोटॉन पर शील्डिंग या डी शील्डिंग हो सकता है, और शील्डिंग होगा या डी शील्डिंग होगा ये डिपेंड करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसके रिलेटिवली प्रोटॉन की पोजीशन क्या है उस पर। Now next is effect of hybridization. प्रोटॉन किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो sp3 भी हो सकता है, sp2 संकरित भी हो सकता है, sp संकरित भी हो सकता है। तो जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, वो भी केमिकल शिफ्ट या रासायनिक शिफ्ट के मान को प्रभावित करता है। तो वो किस तरह से करता है वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।